हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। बच्चों, आज हम एक नए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं अक्सर क्लास में लेक्चर्स के दौरान, और ऑन एंड ऑफ ये डिस्कशन होती रहती है। तो क्वेश्चन जो है बच्चों वो ये है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ सोलिनॉइड, इंडक्टर एंड अ चोक। अगर हम देखें बच्चों चैप्टर 13 उसमें हम लोग पढ़ते हैं, चैप्टर 14 में हम लोग सोलिनॉइड के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर 16 में इंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं और 16 में ही फिर हम लोग चोक के बारे में पढ़ते हैं। तो मतलब इन तीनों की जो मेन एक स्ट्रक्चर है या फॉर्म है या कंस्ट्रक्शन है वो सेम है, लेकिन इन तीनों का जो फंक्शन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। कहीं कहते हैं कि थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से, और इसकी जो डिस्कशन है उसको आज हम यहाँ पे करते हैं इस वीडियो लेक्चर में। ऑलराइट बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ सोलिनॉइड, इंडक्टर एंड अ चोक। तो अगर हम बात करें बच्चों सबसे पहले सोलिनॉइड की या इन तीनों की जनरल कंस्ट्रक्शन की, तो हमारे पास बच्चों फ़र्ज़ करें कि एक कॉपर वायर है और हमने उस कॉपर वायर को इस तरह से वाउंड किया है कि उसकी एक सिलिंड्रिकल फॉर्म जो है वो बनी है। जैसे हम सोलिनॉइड को डिफ़ाइन करते हैं तो हम ये लिखते हैं कि सोलिनॉइड इज़ अ टाइटली वाउंड सिलिंड्रिकल वायर, राइट। अगर हमारे पास कोई वायर है, कोई कंडक्टर है, वायर को कंडक्टर भी लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई वायर है और उसको हमने एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में वाउंड किया हुआ है, क्लोजली भी हो सकता है, लूजली भी हो सकता है, उसमें कोई लाजमी नहीं है। अगर क्लोज वाउंड करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर उसको लूजली वाउंड करेंगे तो नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कम हो जाते हैं। उससे उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर अफेक्ट होगा, लेकिन एक जनरल बिहेवियर के तौर पे हम उसको ले सकते हैं क्लोजली या लूजली वाउंड। तो टाइटली वाउंड मैंने लिखा है, जो कि एक जनरल हम इसके बारे में मतलब जब इसको बनाते हैं तो जनरली हम इसको वायर्स को टाइटली वाउंड ही रखते हैं। तो अगर इसको मैं अगर दिखाऊं आपको, तो इस तरह से अगर जो वायर्स को हम लोग वाउंड कर दें, ये तो मैंने एक थोड़ा सा खुला खुला सा बड़ा बनाया है। तो ये कुछ टर्न्स मैंने बनाए हैं और ये दो एंड्स जो है, ये एंड ए है और ये इस वायर का एंड बी है। तो एक वायर ली और उसकी कुछ लेंथ है उस वायर की, और उस वायर की लेंथ को हम लोगों ने इस तरह से वाउंड किया एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में, एक स्प्रिंग की फॉर्म में। मतलब जिस तरह एक स्प्रिंग जो है उसमें किसी मेटल वायर को वाउंड किया जाता है, तो इस तरह से हमारे पास हमने इस वायर को वाउंड किया है। तो अब इसमें ये है कि हम इसके दोनों एंड्स को एक वोल्टेज सोर्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई वोल्टेज सोर्स है जिससे कोई कुछ वोल्ट्स जो है वो हमें मिल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट करते हैं, एक ईएमएफ सोर्स कह लें या इसको एक वोल्टेज सोर्स कह लें। अब जो इसमें ये है कि जब हम इस सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो सोर्स के साथ कनेक्ट करने पर इसमें एक करंट फ्लो होता है। लेट्स से दैट करंट इज़ आई, और फिर इस करंट के फ्लो की वजह से, जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो करंट के फ़्लो की वजह से इसमें हम जानते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को राइट हैंड रूल से हम बता सकते हैं कि उसमें नॉर्थ किस तरफ होगा, साउथ किस तरफ होगा। तो फ़िलहाल उसके बगैर ही अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, तो जब करंट पास करेगा तो इस तरह से इस वायर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड की कोई सर्टन डायरेक्शन होगी। लेट्स से कि इसमें इस तरफ जो है करंट इस तरह फ्लो हुआ कि इसमें इस तरफ को जो है ये नॉर्थ बना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो फिर नॉर्थ से मूव करेंगी साउथ की तरफ, इस तरफ बनेंगी। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह से आएंगी, और यहाँ पर भी अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाऊँ तो इस तरह से ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, लेट्स से एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये बनेगी इस तरह से। तो अब यहाँ पे जो हम लोगों ने जो डिस्कशन करनी है वो है हमारे पास कि ये सोलिनॉइड के तौर पे, यही जो कॉइल है ये सोलिनॉइड के तौर पे बिहेव करेगी, या ये वायर जो है ये जो कॉइल है बन गई है,
ये अब एक इंडक्टर के तौर पे बिहेव करेगी या चोक के तौर पे। तो फ़िलहाल इसका मैं एक ही नाम रखता हूँ कि ये एक कॉइल है, इसमें हमने एक वायर को वाउंड किया है। अब जो ये जो सोलिनॉइड है उसमें और इंडक्टर में और चोक में जो डिफरेंस है, तो सोलिनॉइड से अगर मैं स्टार्ट करूं बच्चों, तो सोलिनॉइड के लिए ये है कि इस कॉइल के अंदर जो करंट इस्टेब्लिश होगा, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर एक स्विच हम लगाते हैं और इस स्विच को हम क्लोज़ करते हैं, तो इस कॉइल के अंदर जो करंट है वो राइज़ करता है फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम। इमेजिन कि जब ये स्विच ऑफ है तो करंट ज़ीरो है और जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो करंट इसमें जंप करता है, मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाता है विद इन एन इंस्टेंट, राइट। तो जिस वक्त इसके अंदर करंट होगा और ये करंट जो है ये कांस्टेंट होगा या इस्टेब्लिश हो चुका होगा, करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है और करंट इस्टेब्लिश्ड है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर ये कहूँ कि व्हेन करंट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट या स्टेडी करंट और फिक्स्ड सम अमाउंट ऑफ करंट हैज़ बीन मेंटेन्ड, तो कुछ करंट इसमें इस्टेब्लिश्ड है, उस करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, उस वक्त जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी एक फिक्स्ड वैल्यू का होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है इनसाइड सोलिनॉइड वो हम जानते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट एन टाइम्स आई। म्यू नॉट कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, आई जो है ये करंट है। तो आपने ये अब याद रखना है यहाँ पे कि इफ़ करंट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इन दिस कॉइल, व्हेन करंट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इट बिहेव्स एज ए सोलिनॉइड, राइट। उस केस में जब इसमें करंट इस्टेब्लिश हो चुका और करंट जो है वो कांस्टेंट है, तो उस वक्त ये एज ए सोलिनॉइड बिहेव करेगा। और सोलिनॉइड बिहेव करने का मतलब है कि उस वक्त इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज़ म्यू नॉट एन आई, और हम मतलब यहाँ एज्यूम करते हैं कि इसके आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो वीक है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड एंड दैट इज़ ज़ीरो वट एवर, तो दैट इज़ ज़ीरो। तो हम ये कहते हैं कि इस केस में जब करंट कांस्टेंट है तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया और ये सोलिनॉइड बिहेव करता है एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। उस वक्त ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इस सोलिनॉइड का एक एंड नॉर्थ है और दूसरा एंड इसका साउथ है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं दैट आर वेरी मच सिमिलर टू या एग्जैक्टली सिमिलर टू बार मैग्नेट। जिस तरह हमारे पास एक बार मैग्नेट होगा और इस बार मैग्नेट में हमारे पास इसके दो एंड्स हैं इस बार मैग्नेट के, इसका एक एंड नॉर्थ है, एक एंड इसका साउथ है, और ये बार मैग्नेट में एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, और ये बार मैग्नेट की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं एज ए मैग्नेट इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की उस वक्त ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, राइट। तो ये पहला आपने ये पॉइंट याद रखना है कि सोलिनॉइड इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन अ कांस्टेंट करंट इज़ एस्टेब्लिश्ड थ्रू द कॉइल। तो ये इसमें सोलिनॉइड होगा। अब जो इसमें दूसरा जो है हमारे पास इंडक्टर जो है दैट इज़ अ डिवाइस इन दिस केस व्हेन करंट इज़ चेंजिंग। मतलब यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जिस वक्त इस कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा उस वक्त ये कॉइल जो है ये बिहेव करेगी एज एन इंडक्टर, राइट। और इंडक्टर की ये प्रॉपर्टी कि इंडक्टर जो है इट स्टोर्स एनर्जी, राइट। सोलिनॉइड डू नॉट स्टोर्स एनर्जी। सोलिनॉइड मतलब एनर्जी को स्टोर नहीं करता, ये जस्ट एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से हम इसको याद रखते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि इंडक्टर है तो इंडक्टर जो है उसका नाम जहन में आते ही हम ये याद रखते हैं कि इंडक्टर जो है ये एनर्जी को स्टोर करता है, और एनर्जी को स्टोर करने के लिए ज़रूरी है कि इसके अंदर जो करंट है वो कांस्टेंट ना हो। अब जो करंट को चेंज करने के हमारे पास एक दो मेथड्स हैं, जिसमें एक ये है कि हम लोग स्विच लगा देते हैं। हम यहाँ पे एक स्विच का इस्तेमाल करते हैं। स्विच में जो ये है, स्विच का ये केस है कि जिस वक्त हम स्विच को क्लोज़ करते हैं उस वक्त जो करंट होता है वो इंक्रीज़ करता है फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम। जब ये स्विच क्लोज़ हुआ तो करंट ज़ीरो था, जब ज़ीरो से एकदम जंप करके मैक्सिमम हुआ, उस दौरान जब करंट ज़ीरो से मैक्सिमम हुआ तो इस कॉइल के अंदर ये जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो चेंज होगी फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम। और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जब ज़ीरो टू मैक्सिमम होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब चेंज आती है तो इससे इस कॉइल के अंदर एक सेल्फ इंड्यूस्ड EMF पैदा होती है, राइट। तो जब ये सिर्फ उस मोमेंट में होगा जिस मोमेंट में ये स्विच क्लोज हुआ है,
राइट। ये याद रखें, अभी इसकी जो इंडक्टर की डिस्कशन है ये सिर्फ उस मूवमेंट पे है जिसमें करंट चेंज हुआ। अगर आपने स्विच क्लोज किया तो करंट चेंज हुआ फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। उसमें ये हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे कोई स्विच नहीं लगाते, हम यहाँ पर एक रियोस्टेट जो है वो लगा लेते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टर हम लगा लेते हैं और उस वेरिएबल रेजिस्टर से इस रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं जिससे करंट जो है वो कांस्टेंट ना रहे, करंट की वैल्यू जो है वो चेंज हो। तो मकसद ये है कि हमें करंट को स्टेडी नहीं रखना, बल्कि हमने इस करंट को चेंज करना है। जब करंट चेंज होगा तो करंट के चेंज होने से इस कॉइल के अंदर एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, राइट, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और उस ईएमएफ की वजह से फिर इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। वो कैसे कि एक हमारे पास सोर्स ईएमएफ है, एक हमारे पास सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इस सोर्स ईएमएफ को वर्क करना पड़ता है चार्जेस के ऊपर और फिर ये चार्जेस को मूव कराया जाता है अगेंस्ट दिस ईएमएफ। तो जब ये जो सोर्स ईएमएफ है ये वर्क करती है चार्ज के ऊपर मूव कराने के लिए अगेंस्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो उस केस में फिर इस कॉइल के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको हम पढ़ते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, राइट। और वो जो एनर्जी होती है जो इसमें स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, उसका ये एक्सप्रेशन है विच इज़ हाफ एल आई स्क्वायर। इसमें एल जो है ये इसकी सेल्फ इंडक्टेंस है इस कॉइल की, और आई जो है ये इसमें एवरेज करंट है। और इस एक्सप्रेशन को हम लोग और तरह भी लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन की एक फॉर्म ये भी है 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट ए टाइम्स एल। तो ये जो एनर्जी स्टोर होगी इसके अंदर उसको इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस यहाँ तक में जो सॉलिनॉइड और इंडक्टर में ये हुआ कि सॉलिनॉइड के केस में यही कॉइल, मतलब यही कॉइल सॉलिनॉइड के तौर पे बिहेव करेगी जब इसके अंदर एक कांस्टेंट करंट एस्टैब्लिश होगा, करंट के अंदर चेंज नहीं आएगी, और उस वक्त ये कॉइल एज ए सॉलिनॉइड या एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करेगी। लेकिन जब हम इंडक्टर की बात करते हैं तो ये उस सिचुएशन में कि जब इस कॉइल के अंदर करंट चेंज हो, याद रखें कि जितनी देर करंट चेंज होता रहेगा उतनी देर ये एज ए इंडक्टर बिहेव करेगा। जिस लम्हे इसमें करंट कांस्टेंट हो जाएगा ये फ़ौरन सॉलिनॉइड में चेंज हो जाएगा, राइट। और इंडक्टर के तौर पे जब ये बिहेव करेगी कॉइल तो उस वक्त इसमें एनर्जी स्टोर होगी, करंट चेंज होगा, एनर्जी स्टोर होगी। ये एक सेपरेट टॉपिक भी डिस्कशन में है, मेरा एक लेक्चर वीडियो इसकी मौजूद है कि किस तरह से ये एनर्जी स्टोर होती है इसमें। तो फ़िलहाल हम इसको कंपैरिजन मोड में देख रहे हैं। तो इसमें एनर्जी स्टोर होगी जिस वक्त जितनी देर इसमें करंट चेंज होगा, बेशक वो करंट 0 से मैक्सिमम हो या करंट मैक्सिमम टू 0 हो, तो उसमें उतनी देर के लिए इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, राइट। तो दैट इन दैट फॉर्म कि जब इसमें एनर्जी स्टोर हुई ये एज ए इंडक्टर यूज़ होगा। याद रखें सॉलिनॉइड की फॉर्म में करंट कांस्टेंट है और एनर्जी स्टोर नहीं है। इंडक्टर के केस में एनर्जी स्टोर है और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है लेकिन इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो उस वक्त कांस्टेंट नहीं है। ये याद रखें। ये तो डिफरेंस हो गया सॉलिनॉइड और एक इंडक्टर का। तीसरी चीज़ बच्चों जो है, यही कॉइल जो है ये बिहेव करती है एज ए चोक, राइट। तो एज ए चोक बिहेव करने के लिए इस कॉइल को जो है वो हमें कनेक्ट करना पड़ता है जो सोर्स है ईएमएफ का। ये मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं ऑल्टरनेटिंग सोर्स, राइट। और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जब हम यूज़ करते हैं तो उस केस में हम ये देखते हैं कि जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो इस तरह से साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है, जिसमें उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है। अगर इस तरफ टाइम ले लें और इस तरफ v की वैल्यू ले लें तो वोल्टेज जो है यहाँ 0 है, यहाँ वोल्टेज मैक्सिमम है, फिर 0 है और फिर मैक्सिमम और फिर 0, इस तरह वोल्टेज चेंज होता है। तो एक कंप्लीट एसी साइकिल के लिए अगर हम इस कॉइल को एक कंप्लीट एसी साइकिल के साथ ऑपरेट करें तो उस वक्त ये कॉइल जो है ये काम करती है एज ए चोक। और एज ए चोक जो है इसमें ये प्रॉपर्टी है कि इसमें जो पावर कंजम्पशन है वो 0 होती है, या पावर लॉस जो है इसका वो 0 होता है। मतलब इसका जो यूज़ है एज ए चोक, तो पावर कंजम्पशन जो है उस हवाले से अगर हम देखें तो पावर कंजम्पशन जो है इसके अंदर 0 होगी। यानी कि ये चोक की एक टिपिकल प्रॉपर्टी है कि इसकी पावर कंजम्पशन 0 होती है, राइट। तो इसमें अगर मैं इसको जो उसी तरह से कंपेयर करूं ग्राफ के हवाले से, तो जब हम इसको ऑल्टरनेटिंग साइकिल यानी इस ईएमएफ सोर्स के साथ कनेक्ट करें जो ऑल्टरनेटिंग हो और उस ऑल्टरनेटिंग में उसका एक कंप्लीट साइकिल से हम इसको गुजारें, तो फिर उस कंप्लीट साइकिल के लिए ये एज ए
चोक बनेगी। तो उसमें हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसकी जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, वो अभी मैंने लिखी थी, वो इस तरह से दोबारा लिखूं इसको थोड़ा बड़ा ताकि आपको देखने में आसानी रहे। तो हम ये जानते हैं कि ये जो कॉइल है इसमें जब हम ऑल्टरनेटिंग सोर्स यूज़ करते हैं वोल्टेज का, तो उस केस में ये जो है इसमें फेज़ डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट के दरमियान। मतलब जिस मोमेंट पे इसका सोर्स वोल्टेज और बैक ईएमएफ इक्वल होते हैं उस मोमेंट पे करंट ज़ीरो होता है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ इक्वल एंड ऑपोजिट बिहेव करती हैं और करंट ज़ीरो हो जाता है। राइट, ये चीज़ हम लोग जानते हैं, ये भी एक सेपरेट टॉपिक हमने पढ़ा है। तो होगा ये कि इसमें जो फेज़ डिफरेंस जो है वो बनेगा वोल्टेज और करंट में, अगर उस हवाले से मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करूं तो हम जानते हैं कि वोल्टेज जो है उसमें वो लीड करता है और करंट जो है वो लैग करता है। तो यहाँ पर पहले जो है वो ग्राफ बनेगा करंट का और फिर उसमें ग्राफ बनेगा वोल्टेज का। तो ये दो ग्राफ्स हैं, इसमें एक ग्राफ जो है वो करंट और दूसरा जो है वो वोल्टेज। यानी जब हम किसी कॉइल को ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज देते हैं तो उस वक़्त उसमें जो वोल्टेज और करंट है उनके दरमियान फेज़ डिफरेंस होता है, और वो जो फेज़ डिफरेंस है वो 90 होता है, जिसमें वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। जिस मोमेंट पे वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होती है इस कॉइल के अंदर, या बैक ईएमएफ मैक्सिमम होती है, उस वक़्त इस कॉइल के अंदर करंट ज़ीरो होता है। when source EMF and back EMF are equal and opposite, so the current is zero। और फिर उसके बाद सिचुएशन ये है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम है करंट ज़ीरो होता है, और जब वोल्टेज ज़ीरो होता है तो करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है ड्यू टू बैक EMF। और फिर वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, करंट फिर जो है वो ज़ीरो से जाएगा, उसकी वैल्यू चेंज होगी फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम। राइट, और फिर वोल्टेज मैक्सिमम टू ज़ीरो और करंट जो है वो फिर मैक्सिमम टू ज़ीरो। मतलब उसकी वेरिएशन जो है वो आप स्टडी कर सकते हैं इस ग्राफ से, कि वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम से ज़ीरो जाएगा तो करंट ज़ीरो से मैक्सिमम जाएगा, फिर वोल्टेज ज़ीरो से मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम से ज़ीरो जाएगा, और फिर वोल्टेज मैक्सिमम से ज़ीरो होगा तो करंट ज़ीरो से मैक्सिमम। इसकी आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। तो अगर इसमें इस पूरे एक कंप्लीट साइकिल में अगर हम पावर कैलकुलेट करें, और पावर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज़ V टाइम्स I अगर हम यूज़ करें, तो उसमें जो हम देखते हैं कि इस पूरे साइकिल को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो पहला पॉइंट है ये P है, और जो दूसरा पॉइंट है ये Q है, ये फिर R है, तीसरा पॉइंट जो है ये S है, और चौथा पॉइंट जो है ये T है। तो P पॉइंट पर V और I जो है दोनों की वैल्यूज़ जो हैं इस फर्स्ट क्वार्टर में, जिसमें वोल्टेज की वैल्यू जो है ये मैक्सिमम से ज़ीरो होती है और करंट की वैल्यू ज़ीरो से मैक्सिमम होती है, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये पॉजिटिव हैं। तो उस केस में जो पावर कंजम्पशन है वो पॉजिटिव होगी। राइट, अगर हम पावर को कैलकुलेट करें तो V और I की वैल्यूज़ लगाएं तो द आंसर विल बी पॉजिटिव। और उसके बाद अगर हम सेकेंड हाफ में जाएं, सेकेंड क्वार्टर में जाएं, जिसमें वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो से मैक्सिमम है और ये नेगेटिव वैल्यू है, और करंट की अगर हम देखें तो ये मैक्सिमम से ज़ीरो आती है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है सेकेंड क्वार्टर में। तो उस केस में हमारे पास V और I को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है दैट इज़ नेगेटिव। राइट, सेकेंड क्वार्टर में इस ग्राफ के। और थर्ड क्वार्टर में अगर मैं बात करूं कि इस AC साइकिल का थर्ड क्वार्टर जो है वोल्टेज का, वो यहाँ से इसकी वैल्यू मैक्सिमम से ज़ीरो होगी, और करंट की वैल्यू जो है वो R से यहाँ तक आएगी, तो ये मतलब ज़ीरो से मैक्सिमम जाएगी। तो इस वक्त दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस कह लें आप वैल्यूज़ हैं, तो दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, और दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी पॉजिटिव। उस केस में जो पावर आउटपुट होगी वो फिर पॉजिटिव होगी, और हमारे पास एक पॉजिटिव पावर रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अगर हम इसके क्वार्टर देखें, फोर्थ क्वार्टर को देखें, जिसमें वोल्टेज मैक्सिमम से ज़ीरो होगा और करंट ज़ीरो से मैक्सिमम होगा, तो इसमें करंट की वैल्यू पॉजिटिव है और वोल्टेज की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा पावर का दैट इज़ P इक्वल्स V इंटू I, वन इज़ पॉजिटिव एंड द अदर वन इज़ नेगेटिव, द आंसर इज़ नेगेटिव। तो होता यह है कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए इसमें दो दफ़ा पावर पॉजिटिव है, दो दफ़ा पावर नेगेटिव है। मींस कि एक कंप्लीट AC साइकिल के लिए ये जो कॉइल है उसमें पावर जो है वो बनती भी है, पॉजिटिव भी होती है, पावर नेगेटिव होती है, फिर पावर पॉजिटिव होती है और फिर नेगेटिव। और जब हम एक पूरे कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं तो नेट जो पावर लॉस है वो हमारे पास
ज़ीरो आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि चोक जो है दैट इज़ वेरी स्पेशल केस ऑफ दिस कॉइल। व्हेन दिस कॉइल इज ऑपरेटेड ऑन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ AC, द पावर कंजम्पशन ऑफ दिस कॉइल इज़ ज़ीरो, राइट। ये जो डिस्कशन है, ये जो पावर की मैंने की है यहाँ पे कि इस पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए जो पावर है उसकी कंजम्पशन ज़ीरो होती है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेक्चर भी है चैप्टर 16 में, चोक जो है डिस्कशन एंड एक्सप्लेनेशन, उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि ये चोक मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक पूरे AC साइकिल के लिए किस तरह से इसकी पावर कंजम्पशन ज़ीरो है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट व्यू के तौर पे मैंने इसको डिस्कस किया है। तो ये जो आप याद रखिए कि इस तरह से एक कंप्लीट साइकिल के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो उस वक्त ये चोक जो है वो इसकी पावर कंजम्पशन ज़ीरो होगी और ये कॉइल जो है वो एज ए चोक बिहेव करेगी। तो फाइनल में जो इस तरह है कि हमारे पास जो सोलिनॉइड, इंडक्टर और चोक, एक ही कॉइल जो है ये सोलिनॉइड, इंडक्टर और चोक के तौर पे बिहेव कर सकती है और उसमें डिफरेंस जो है वो बहुत थोड़ा है। तो अगर तो करंट कांस्टेंट है इसके अंदर, कॉइल के अंदर, तो ये एक सोलिनॉइड के तौर पे बिहेव करेगी ये कॉइल। करंट अगर फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो सोलिनॉइड है और उस वक्त ये एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करेगी। अगर करंट चेंज होता है वेरिएबल तो ये इंडक्टर बन जाती है और फिर ये एनर्जी को स्टोर करती है। और फिर अगर इसको एक कंप्लीट AC साइकिल पर हम ऑपरेट करें इस कॉइल को, तो उस वक्त ये एज ए चोक बिहेव करती है और इसकी पावर कंजम्पशन ज़ीरो होती है। ऑलराइट बच्चों, आई होप यू गेट ऑल दिस इन डिटेल। आपको सब क्लियर है। फर्दर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या डायरेक्ट मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।